हेलो फ्रेंड, ज्ञान भारती परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे बिहार स्टेट 2025 के लिए सोशल साइंस के पॉलिटी सब्जेक्ट को देख रहे थे फ्रेंड। हमने उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना था, जिसमें से हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं और आज के क्लास में हम उससे आगे देखने वाले हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए आज देख लेते हैं उसके आगे के क्वेश्चन को। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है कि निम्न सदन क्या है, यानी कि निम्न सदन हम लोग किसे बोलते हैं। इनमें से निम्न सदन बोला जाएगा लोकसभा। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन बोलते हैं। इसे हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, इसे साधारण सभा भी कहते हैं। ठीक है, यह क्या है, एक अस्थाई सदन है। यह अस्थाई सदन है क्योंकि यह क्या होता है, भंग हो जाता है, यह अपने आप भंग भी हो जाता है। जबकि राज्यसभा क्या होता है फ्रेंड, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, वह अस्थाई रहती है। और उसमें क्या होता है, लोग चुने जाते हैं। उसमें हर 2 वर्ष में 1/3 लोगों का निर्वाचन होता है, जिसके कारण वह सदन कभी भंग नहीं होता और वह अस्थायी रूप से चलती रहती है लगातार। लेकिन लोकसभा भंग हो जाती है, इसलिए इसे निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। अगला है उच्च सदन। उच्च सदन क्या है, तो उच्च सदन हो जाएगा, राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन बोलते हैं। और यह एक अस्थाई सदन है, यह कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, यानी कि राज्यों का परिषद भी इसको हम लोग कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। उच्च सदन को, राज्यसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, उच्च सदन, और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया था। तो तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया गया था फ्रेंड, ये दिया गया था आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में दिया गया था। ये हुआ था 1983 में, 1983 में। ये चुनाव के दौरान थे एन.टी. रामाराव। रामाराव ने क्या किया था, यह नारा दिया था चुनाव के समय में, तेलुगु स्वाभिमान का नारा। तो ये कौन से राज्य से रिलेटेड है, यहाँ पे पूछा हुआ है, तो ये है आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है। तो लोकतंत्र को सफल बनाने में क्या आवश्यक शर्त है बताना है। इसमें से कौन है, शिक्षा का अभाव, बेरोजगारी, लोकतंत्र में आस्था या मतदान का दुरुपयोग। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, इसका लोकतंत्र में आस्था, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी। तो गैर कांग्रेस सरकार सबसे पहले कब बनी थी भारत में, तो ये बना था 1977 में बना था गैर कांग्रेस सरकार। इसमें थे, इसका पीएम जब इंदिरा गांधी का शासन खत्म हो गया था, उसके बाद ये जनता पार्टी चुनकर आई थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी फ्रेंड। ठीक है, तो इसके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के समय में बना था गैर कांग्रेसी सरकार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे पूछा क्वेश्चन में कि एनसीबीसी यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये आया था, लागू हुआ था राज्य में फ्रेंड 1993 में। ठीक है, 1993 में हुआ था।
और इसे संवैधानिक दर्जा मिला था 102 यानी कि 112 जब संविधान संशोधन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान 2018 में से संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि कब लागू हुआ, तब इसका आंसर हो जाता 1993, लेकिन यहाँ पे पूछा संवैधानिक दर्जा, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड 2018 में ये मिला था संवैधानिक दर्जा और लागू हुआ था 1993 में। अगला देखते हैं। अगला है संविधान में किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है, यानी कि मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछ रहा है। तो मौलिक कर्तव्य है भाग 4 का क। भाग 4 का क में है, इसका आर्टिकल है 51 का क, यानी ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था फ्रेंड। ठीक है, तो उस समय टोटल 10 मौलिक कर्तव्य थे और बाद में जब 86वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 2002 में, जिसमें यह कहा गया क्या कि हर माता पिता का कर्तव्य है 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा दिलाना। तो इसमें पूछा है कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो भाग 4 का क में, और इसका आर्टिकल है 51A। अगला देख लेते हैं रंग भेद की नीति। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला कौन था इनमें से, तो इनमें से कौन हो जाएगा फ्रेंड, मार्टिन लूथर किंग। रंग भेद की नीति हुआ था दो देशों में इस तरह से हुआ था। एक हुआ था दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के विरुद्ध आंदोलन जो नेल्सन मंडेला करते हैं साउथ अफ्रीका में, और एक हुआ था यूएसए में, अमेरिका में। ठीक है, इसमें हुआ था क्या फ्रेंड, यूएसए वाले में क्या हुआ था, इसमें अश्वेत लोगों के बीच क्या हुआ था, अश्वेत लोगों के विरुद्ध में यह रंग भेद का आंदोलन चल रहा था। इसमें थे अफ्रो और अमेरिकन, अफ्रो और अमेरिकन के बीच में यह रंग भेद की नीति चल रही थी। ठीक है, तो इसके जो लीडर थे वो थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, जूनियर यहाँ पे होना चाहिए था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मार्टिन लूथर किंग। और साउथ अफ्रीका वाले में नेल्सन मंडेला थे। अगला देखते हैं 15वीं लोकसभा में महिलाओं को कितनी भागीदारी थी, तो 15वीं लोकसभा में कितनी थी महिलाओं की भागीदारी, तो ये था 10.68%। अभी वर्तमान में कितना हो गया है, वर्तमान में 12% हो गया है लगभग। अगला क्वेश्चन है भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई है। तो देखिए फ्रेंड, सत्ता का वितरण जब वो बोला जा रहा है कि शक्ति का बंटवारा, तो शक्ति का बंटवारा कैसे हुआ, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस तरह से 3 भाग में हो गया इसका बंटवारा, जिसमें से विधायी शक्तियाँ पे कौन काम करेगा, सेंट्रल और स्टेट दोनों। विधायी शक्तियाँ यानी कि जो कानून बनाता है, तो कानून बनाने का काम सेंट्रल और स्टेट दोनों करती है। तो उसमें 3 प्रकार की सूची दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
ठीक है। तो संघ सूची में सेंट्रल अपना कानून बनाएगा, राज्य सूची में राज्य बनाएगा और समवर्ती सूची में दोनों मिलके कानून बनाएंगे। संघ और राज्य, सेंटर और स्टेट दोनों मिलके बनाएंगे कानून। तो इसमें पूछा है कितनी सूचियाँ बनाई गई है, तो कितनी बनाई है? 3, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की गई थी? तो सूचना अधिकार आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? तो ये किया गया था राजस्थान से किया गया था। ठीक है, राजस्थान में हुआ था। मजदूर शक्ति संगठन आंदोलन चल रहा था उस समय राजस्थान में, 1990 के समय में इस तरह का चल रहा था। तो उसी समय क्या हुआ था? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी राजस्थान में। नेक्स्ट देखते हैं, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था निर्वाचित सरकार को बदलना। ये जयप्रकाश नारायण द्वारा ये चलाया गया था फ्रेंड 1974-75 के समय में। ठीक है, तो इस क्रांति का उद्देश्य था निर्वाचित सरकार को बदलना। अगला देखते हैं, मानव अधिकार को संयुक्त राष्ट्र ने इसके द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई थी? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानव अधिकार को यह किया गया था 10 दिसंबर 1948, ऑप्शन ए। अगला है, भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो भारत में अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट लोकतंत्र की व्यवस्था है। यहाँ पे क्या, जैसे कि अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है कि हम क्या करते हैं? वोट देते हैं। लोकतंत्र प्रणाली में क्या होती है? लोकतंत्र व्यवस्था में यही ना होता है कि हम लोग मिलके वोट देते हैं, वोट देकर और प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि हमारे लिए सरकार चुनती है। तो क्या हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से हम सरकार को चुन रहे हैं। तो ये कौन सी व्यवस्था हो गई लोकतंत्र की? अप्रत्यक्ष व्यवस्था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, भारत में लोकतंत्र की सफलता में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो सबसे बड़ी बाधा क्या है देखते हैं, अशिक्षा, गरीबी, मतदान का दुरुपयोग। तो ये सब सारी है, ये सारी बाधाएं हैं। ठीक है, जो लोकतंत्र को क्या करेगी? नुकसान पहुंचाएगी, ऑप्शन डी। अगला है, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो क्या है सबसे बड़ी चुनौती? लोकतंत्र को सशक्त बनाना, ये सबसे बड़ी चुनौती है हमारे लिए, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो वो बन गया है बिहार। बिहार सबसे पहला राज्य बना था जिसने 50% सीट दी थी महिलाओं को स्थानीय यानी कि लोकल पंचायती राज्य में। ठीक है, तो ये दिया था 2006 में। नेक्स्ट है, इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था? तो इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसको सामाजिक विभेद का कारण इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो आंसर देखते हैं, ऑप्शन इसका श्रीलंका, बेल्जियम होगा यहाँ पे, बेल्जियम, यूगोस्लाविया और भारत। तो ये हुआ था यूगोस्लाविया में। यूगोस्लाविया में घटना ये है फ्रेंड कि जब बाल्कन क्षेत्र में समस्या चल रहा था वहाँ पे, जिसके कारण क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध हो गया था
उसके बाद उसी के वजह से ठीक है। और युद्ध होने के बाद क्या हुआ, अलग अलग बाल्कन के क्षेत्र को अलग अलग कई देशों में बांट दिया गया था और उसमें से कई देश बने थे जिसमें यूगोस्लाविया भी एक देश बना था। और फिर यूगोस्लाविया को भी फिर कई अन्य देशों में बांटा गया था, जैसे बोस्निया हर्जेगोविना स्लोवाकिया, ये सब अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया गया था। तो वही क्वेश्चन में पूछा है कि देश के सामाजिक विभेद के कारण किसे विखंडन का सामना करना पड़ा था, तो इसका आंसर हो जाएगा यूगोस्लाविया, ऑप्शन सी। अगला है निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है, तो करता है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी। इसका आर्टिकल है 324। अगला देख लेते हैं, किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पे आधारित था, ठीक है, नस्ल होगा यहाँ पे, नस्ल पे आधारित था। तो ये था किसका फ्रेंड, ये ओलंपिक खेल था मैक्सिको में 1968 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, हसुआ और हथौड़ा, हसुआ और हथौड़ा किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है, किस पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव चिन्ह है, तो यह है सीपीआई, ठीक है, सीपीआई। इसका गठन हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी है ये। तो इसका गठन हो गया था फ्रेंड 1925 ईस्वी में, ठीक है। आगे चलकर यही क्या बना था, 1964 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से हट के 1964 में बन गया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी हो गया था ये, ठीक है, सीपीआईएम बन गया था। ठीक है, अगला देखते हैं, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था, तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के सरकार जब थी तो लोकसभा में इसका नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का 1971 में। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, ठीक है। अगर 65 वर्ष उम्र हो गया उनका तो वो कार्यकाल खत्म हो जाएगा। अगला देखते हैं, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे फ्रेंड जयराम दास दौलत राम, एक ही नाम है, जयराम दास दौलत राम। ये 2 बार में दे दिया है, दौलत राम भी दे दिया नीचे में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयराम दास दौलत राम, बिहार के प्रथम राज्यपाल थे ये। नेक्स्ट है, हु अपॉइंट द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट का जज को कौन नियुक्त करता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसका क्या करता है, नियुक्ति करता है। और हाई कोर्ट के जज का भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका शपथ का काम राज्यपाल करते हैं।
इसमें पूछा गया है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? नागरिक भागीदारी का अगर करना है तो उसका समाधान किस सिद्धांत के आधार पर होगा? नागरिकों का भागीदारी होना चाहिए, ये हो जाएगा अवसर की समानता। अगला देखते हैं, राज्य का पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुआ था 1953 ईस्वी में। और जब पूछा जाएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम यानी एक्ट कब आया था इसका, तो इसका एक्ट आया था 1956 में। आयोग का निर्माण हुआ था। इस आयोग के 3 सदस्य थे। फजल अली आयोग था इसका नाम, फजल अली आयोग। इसके 3 सदस्य थे। एक फजल अली थे जो इसके अध्यक्ष थे, एक हृदयनाथ कुंजरू और एक थे फ्रेंड के.एम. फनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू और एक फजल अली के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसमें पूछा कि पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1953 में। और राज्य पुनर्गठन आयोग एक्ट कब आया था? तो 1956 में। अगला देखते हैं, राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार विशिष्ट शक्तियां प्राप्त है? तो विशिष्ट शक्तियां यानी कि राज्यसभा जब किसी सूची पे मतलब राज्य सूची पर अगर वो कानून बना रही है तो उस कानून में जो मतदान दिया जाएगा तो उसकी विशिष्ट शक्तियाँ किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल है इसका 249, ऑप्शन डी। अगला है, कौन संघीय राज्य की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संघीय राज्य? संघीय राज्य का मतलब क्या होता है? एक से अधिक स्तर वाली जो सरकार होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संघ राज्य। जैसे हमारे यहाँ है केंद्र सरकार है, केंद्र राज्य सरकार है, और उसके बाद किसी किसी जगह पे लोकल गवर्नमेंट भी काम करती है। तो यह इसमें पूछा कि इसकी कौन सी विशेषता नहीं है संघीय राज्य की विशेषता? तो इसमें एकहरी शासन व्यवस्था नहीं है, ऑप्शन सी। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, कब से? अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो इसका आंसर क्या होगा कि वो राष्ट्रपति अगर नियुक्त हो जाते हैं तो अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? ते हैं कांसी राम। बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के संस्थापक कांसी राम हैं। अगला देखते हैं, इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? निष्पक्ष चुनाव, समाजवाद, जातिवाद। तो किस पे हो जाएगा? निष्पक्ष चुनाव। निष्पक्ष रूप से जब चुनाव करेंगे लोकतंत्र का भविष्य इसी पे निर्भर करता है, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? तो भारतीय लोकतंत्र में क्या क्या है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, उत्तरदायित्व का सिद्धांत ये भी है फ्रेंड। जैसे क्या होता है उत्तरदायित्व वाला सिद्धांत में? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से क्या होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो इसमें तीनों आंसर सही, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कौन नहीं है, कौन सी बात हम नहीं देखने को मिलता है हमें? तो बहुसंख्यकों का शासन ये नहीं होता है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं,
किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय, बिहार में साक्षरता की दर, वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र क्या है फ्रेंड? यह विश्व का सबसे पहला गणतंत्र है। ठीक है, अगला देखते हैं। समवर्ती सूची का उल्लेख कौन सी सूची में की गई है? तो 7वीं अनुसूची में। टोटल कितने हैं? 12 अनुसूचियां हैं और भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। आर्टिकल्स कितने हैं? 395। तो इसमें समवर्ती सूची किस में लिखा गया है, उल्लेख किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला है? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। इनमें से किसे मिला है? तो राष्ट्रभाषा का दर्जा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी को नहीं मिला है फ्रेंड। ठीक है, अगर बात करें हिंदी की तो हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। अगला देखते हैं। हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा होगी। देखिए, प्रारूप समिति द्वारा निम्न में से किस स्थिति को निर्णित किया गया? तो हिंदी को हम लोग क्या माने हैं? राजभाषा के रूप में माने हैं। ठीक है, तो ये कब हुआ था? इसको कब निर्णय लिया गया था इसका? तो 14 सितंबर 1949 को। अगला देखते हैं। किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में आया था अस्तित्व में? तो ये स्वतंत्र कब हुआ था? 1948, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है इसे शक्तियों का पृथक्करण। शक्ति की साझेदारी सेंट्रल, फिर स्टेट और फिर लोकल गवर्नमेंट, 3 स्तर में हम लोग क्या करते हैं? शक्ति का बंटवारा कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची क्या हुआ फ्रेंड? जिसमें राज्य और संघ यानी सेंटर दोनों कानून बना सकता है। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएगा, वो समवर्ती सूची कहलाता है। तो समवर्ती सूची पे कानून बनाने वाला कौन सा नियम है? जंगल पर बना सकते हैं, राज्य भी और सेंटर के द्वारा भी। कृषि, पुलिस, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आता है। जंगल समवर्ती सूची में शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है निम्नलिखित में से? तो हो जाएगा द कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो इसमें आ जाएंगे, इसका ट्रिक है याद रखने का, यूएसए। यूएसए से हो जाएगा पहला, यूएसए अमेरिका। ठीक है, एस से हो जाएगा स्पेन और ए से ऑस्ट्रेलिया। सॉरी, स्पेन नहीं होगा, स्विट्जरलैंड होगा। एक मिनट। यूएसए से, यू से हो गया यूएसए, एस से हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ठीक है, और ए से ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा है? स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ठीक है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कौन सा देश आएगा? स्विट्जरलैंड। अगला देखते हैं। संघ सूची में निम्नलिखित विषय शामिल है। तो इनमें से कौन सा विषय शामिल है देख लेते हैं। संघ सूची यानी कि जिसपे केंद्र कानून बनाएगा।
रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, मुद्रा, संचार, ये सब क्या आ जाएंगे, संघ सूची के क्षेत्र में आ जाएगा। उसके बाद देखिए पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, ये सब राज्य सूची का क्षेत्र है जिसमें राज्य कानून बना सकता है। कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, अवशिष्ट शक्तियाँ, ये सब अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है, इस पे केंद्र कानून बनाएगा। शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकारी, ये सब आ जाएगा समवर्ती सूची में, यानी कि दोनों मिलकर इस पर कानून बनाएंगे। तो इसमें पूछा है कि संघ सूची में कौन सा विषय है, तो संघ सूची पर बनाएगा रक्षा के मामले में, विदेशी मामले में, बैंकिंग, मुद्रा, ये सब पे संघ यानी कि सेंटर इस पे कानून बनाएगा। अगला देखते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के उदाहरण कौन से हैं, कौन देश आएगा, तो इसमें आ जाएगा भारत, यूएसए, सॉरी यूएसए नहीं होगा, भारत, यूएसए, स्पेन ये नहीं होगा, यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये भी नहीं होगा, भारत, स्पेन और बेल्जियम, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं गठबंधन सरकार का अर्थ है। तो गठबंधन सरकार का मतलब आप क्या समझते हैं, दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता की साझेदारी, ठीक है, तो उसमें गठबंधन की सरकार बनती है। अगला देखते हैं श्रीलंका का गृह युद्ध कब समाप्त हुआ, तो ये हुआ था 2009 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है श्रीलंका एक स्वतंत्र देश कब बना, तो स्वतंत्र कब हुआ था, 1948 में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, ऑप्शन सी। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं, तो 80% लोग क्या बोलते थे राजधानी में, फ्रेंच भाषा को बोलते थे। बेल्जियम में दो भाषा थी फ्रेंड, उस पर विवाद था दो, एक फ्रेंच था, फ्रेंच और डच, इन दोनों के बीच में विवाद था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि राजधानी में क्या हो रहा था, कैपिटल जो थी ब्रुसेल्स में, उसमें 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग डच बोलते थे, ठीक है। और बेल्जियम जो उसका देश है उसमें 59% लोग देश में डच बोलने वाले थे और 1% लोग जर्मन बोलते थे और 40% फ्रेंच बोलने वाले थे। इस तरह से वहाँ पे भाषा का विवाद था। तो इसमें पूछा कि ब्रुसेल्स में 80% लोग भाषा को किस भाषा का की अब बात करते थे, तो फ्रेंच में 80% लोग थे। अगला देखते हैं श्रीलंका में 1956 में एक कानून आया जिसके तहत डैश है एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया था। तो किसको राजभाषा घोषित कर दिया गया था, सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया था, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है यदि सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का बंटवारा हो, जैसे केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार, तो उसे हम क्या कहेंगे। देखिए यहाँ पे जब बोलेगा कि केंद्र यानी कि सेंटर, फिर स्टेट और लोकल, तो ये क्या हो गया, कौन सा बंटवारा हो गया, ये हो गया वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर वितरण हो गया ये। और जब सत्ता का बंटवारा या कि साझेदारी होता, विधायिका, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका ऐसे हो रहा था, तो वो हो जाता न्यायपालिका के बीच बंटवारा होता तो इसको हम हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलिटी के सारे आपको करवा दिए फ्रेंड। अब अगले क्लास में मैं लेकर आऊँगी दूसरे सब्जेक्ट के
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और उसके सारी क्वेश्चन मैं करवा दूँगी आपको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।